बीए प्रथम वर्ष हिंदी भाषा के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है, जिस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं देवनागरी लिपि, परिचय और उसकी विशेषताएं। विद्यार्थियों, हर भाषा में लिखित चिन्हों की ऐसी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा हम उस भाषा के बोले हुए मौखिक या उच्चारित रूप को ठोस शक्ल देते हैं या कहें मूर्त रूप देते हैं। लिखने की पद्धति, लिखने का ढंग के माध्यम से ही हम मौखिक भाषा को लिखित रूप देते हैं, सुरक्षित रख पाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं मौखिक भाषा की कई कमियां होती हैं, दुर्बलताएं होती हैं या कहें सीमाएं होती हैं। जैसे मौखिक भाषा एक दूरी तक ही सुनी जा सकती है, उसको संरक्षित या आगे आने वाले समय के लिए हूबहू उसी रूप में बनाए नहीं रखा जा सकता। जैसे अभी कुछ देर पहले हमने जो वाक्य बोला, क्या हम उसको हूबहू दोहरा सकते हैं? नहीं। लेकिन आपने प्राचार्य को या किसी संस्था में आवेदन किया, प्रार्थना पत्र लिखा और उसमें 4 त्रुटियां रह गई, 4 गलतियां रह गई और वह प्रार्थना पत्र जहां के लिए आपने लिखा था वहां पहुंच चुका है। क्या आप अब अपनी उन भूलों और गलतियों को सुधार सकते हैं? नहीं। कहने का तात्पर्य यह भाषा के 2 रूप होते हैं। उसका बुनियादी रूप है मौखिक भाषा, बोलचाल की भाषा या उच्चारित भाषा, और उसका विकसित रूप है लिखित भाषा। कहीं यह सवाल जिस पर हम आज बातचीत कर रहे हैं, लिपि का सवाल, हिंदी की लिपि, देवनागरी का सवाल भाषा से जुड़ा है और भाषा के लिखित रूप से सीधे सीधे जुड़ा है। आप जानते हैं जब हम बोल रहे होते हैं तब हम भाषा में ध्वनियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस लिहाज से भाषा जो कि मूलतः बोली हुई भाषा होती है, उसका मूल रूप ध्वनियाँ होती हैं। ये ध्वनियाँ मनुष्य के भावों, विचारों, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए उसके जन्म काल से ही माध्यम बनती आई हैं। हम उच्चारित या मौखिक भाषा के रूप में जिन ध्वनियों का उच्चारण अपने शब्दों या वाक्यों आदि में करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, तात्कालिक होती हैं। उन ध्वनियों का अस्तित्व श्रोता के कानों तक पहुंचने के बाद समाप्त हो जाता है। उच्चारित भाषा की इन श्रव्य ध्वनियों को दृश्य रूप में, मूर्त रूप में व्यक्त करने के लिए जब हम रेखाओं या लिखित चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें लिपि के रूप में स्थायित्व मिल जाता है। क्या आप बात समझे? बोला हमने क, ये ध्वनि है, यह भाषा का उच्चारित रूप है, यह भाषा का अमूर्त रूप है। जब हमने इस मौखिक, उच्चारित और अमूर्त रूप को देवनागरी में, हिंदी में जिसे आप कहते हैं क के शक्ल के रूप में, क के रूप में कागज पर उतार दिया, तब वह ध्वनि नहीं रही, तब वह भाषा या कहें लिपि के रूप में हमारे सामने मौजूद हो जाती है। इस प्रकार लिपि के द्वारा भाषा को स्थायित्व मिलता है। लिपि मनुष्य के भावों और विचारों को
आगे पहुंचाने का या कहें संप्रेषित करने का दृश्य माध्यम है, जिसमें भाषा की उच्चरित ध्वनियों को निर्धारित क्रम के लिखित प्रतीक चिन्हों की सार्थक व्यवस्था में लिपिबद्ध किया जाता है। क्योंकि लिपि के अपने नियम होते हैं, तो उच्चरित भाषा को जब लिखित रूप दिया जाता है तो उन नियमों, उन व्यवस्थाओं का हमें पालन करना होता है। जैसे र या र के आसपास की जो ध्वनियाँ हैं, वह एक शब्द में बोल रहा हूँ, उसमें आती हैं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कृत। इसमें आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कृत में र और र से मिलती जुलती ध्वनियाँ प्रयोग में आई हैं। कहाँ पर किस र या र के आसपास की ध्वनि का प्रयोग करना है, इसकी एक लिखित व्यवस्था है। हमने विशेषताएं शब्द का प्रयोग किया था, देवनागरी लिपि की विशेषताएं। तो ए आएगा अंत में, य आएगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, अनुस्वार का प्रयोग होगा। यह लिपि के नियमों के अनुसार तय होता है। आप जानते हैं, आप अच्छी भाषा, मानक भाषा लिख सकते हैं, लेकिन किस नियम के अनुसार लिख रहे हैं, यह जानना वैज्ञानिक तरीके से जानना है। तो अब आप लिपि के नियम जानेंगे और उन लिपि के नियमों के अनुसार अपनी लिखी हुई भाषा को मानक भाषा, जिसे आम बोलचाल में हम विशुद्ध भाषा भी कह देते हैं, उसका प्रयोग करेंगे। जैसा कि अभी तक जो बातें हमने कही, उससे आपने जाना भाषा और लिपि दोनों ही मनुष्य के विचार संप्रेषण के दो तरीके हैं, दो माध्यम हैं। संप्रेषण के इन माध्यमों का आधार मानव मुख से उच्चरित ध्वनियाँ हैं, अतः दोनों में परस्पर संबंध है। लिपि भाषा पर आधारित है। पहले भाषा अर्थात कहना, अर्थात मौखिक भाषा अस्तित्व में आई होगी, आई बाद में लिपि अर्थात लिखित भाषा। लिपि भाषा का ही लिखित पर्याय है, किंतु दोनों का अंतर भी स्पष्ट है। भाषा में जो ध्वनियाँ श्रव्य रूप में व्यक्त होती हैं, वही लिपि में दृश्य रूप में प्रयुक्त होती हैं। ध्यान रखना होगा, भाषा उच्चरित या मौखिक होती है और लिपि लिखित। भाषा या कहें मौखिक भाषा समय व स्थान की सीमाओं में कैद रहती है, जबकि लिपि समय और स्थान की सीमाओं को लांघकर हर युग, समय, स्थान पर पहुंच सकती है। जैसे आपने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी, पूस की रात या नमक का दारोगा, या किसी अन्य रचनाकार की अन्य कोई रचना, या किसी अन्य विषय में कोई पुस्तक आप पुस्तकालय से लेते हैं, तो वह पुस्तक के रूप में, पुस्तक की शक्ल में आपको मिल पाई 1930 में लिखी कोई रचना या 1880 में लिखा गया कोई निबंध आपके सामने आज मौजूद है, जिसे आप पढ़ते हैं, तो सारा श्रेय लिपि को जाता है। भाषा, मौखिक भाषा को लिखित भाषा में ठोस शक्ल में, मूर्त प्रतीकों में ढालने की जो व्यवस्था है लिपि, उसे जाता है। अब मैं जो बोल रहा हूं इस व्याख्यान में, मैं इस व्याख्यान के बाद इसी लेक्चर को आपको व्हाट्सएप के माध्यम से अगर भेजूं, ईमेल के माध्यम से यदि भेजूं, तो
यही व्याख्यान जब आपके सामने लिखित रूप में होगा तब वह भाषा और लिपि है। अभी मैं बोल रहा हूं यह मौखिक भाषा है। आज के युग में तकनीक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से ही भाषा की उच्चरित ध्वनियों को टेप में सुरक्षित करके हर युग व स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। फिर भी लिपि ही किसी भाषा को उसके शुद्ध और मूल रूप में सुरक्षित रखती है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा दुनिया की अन्य प्राचीन भाषाओं का साहित्य, जैसा कि मैंने अभी कहा, लिपि के कारण ही आज अपने मूल रूप में सुरक्षित है। शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, टेक्नोलॉजी, राजनीति, समाज, न्याय, विधि, भूगोल, इतिहास, विभिन्न प्रकार के विषयों की सामग्री संपूर्ण विश्व में लिपि के माध्यम से उपलब्ध है। आधुनिक टंकण और मुद्रण कला ने हर प्रकार के अध्ययन को लिपिबद्ध वर्तनी के ही आधार पर संभव बनाया है। इस प्रकार विद्यार्थियों, भाषा और लिपि आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। इनमें गहरा संबंध है, किंतु कुछ भिन्नता भी है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। जो लिखित भाषा है, जो लिपि है, उसमें मानकता का सवाल भी आता है। इस पर हम अलग व्याख्यान पर बात करेंगे। जो शुद्ध और लिपिबद्ध या लिखित रूपों को ही उसमें कई रूप विकसित होते हैं, उनमें से किसी एक रूप को भाषिक व्यवस्था स्टैंडर्ड रूप में, मानक रूप में स्वीकृत कर लेती है और आगे उस भाषा का प्रयोग करने वाले लोग उस शब्द को प्रयोग में लाते हैं। जैसे चाहिए शब्द है, आप अपनी कॉपी में लिखिए। अब च में आ की मात्रा लगाई, ह में छोटी की मात्रा लगाई। अब सवाल ये उठता है कि ए आएगा या ये आएगा। कुछ ने ए लिखा है, कुछ ने ये लिखा है और अधिकांश ने ये लिखा है, य का प्रयोग किया और ए की मात्रा लगाई है। किंतु जो मानक हिंदी है उसमें चाहिए के स्थान पर चाहिए होता है, यह ध्यान रखा जाएगा। मौखिक भाषा को लिपि के माध्यम से लिखित रूप दिया जाता है। बार बार इस बात को कहा जा रहा है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार लिपि को ईश्वर की परम सत्ता की सृष्टि माना गया है। इसी मान्यता के आधार पर भारतीय धर्मों में लिपि को ब्रह्म की सृष्टि कहा गया। इसीलिए प्राचीन लिपि को जो है कौन सा नाम दिया गया? ब्राह्मी नाम दिया गया, या प्राचीन लिपि को ब्राह्मी नाम से पुकारा गया। लेकिन सत्य यह है कि मनुष्य को जब तक अपनी मौखिक भाषा में व्यक्त विचारों को स्थायित्व देने की आवश्यकता का अनुभव होगा, तभी लिपि का जन्म हुआ होगा। यानी ये विशुद्ध रूप से सांसारिक घटना है, मनुष्य का आविष्कार है। मनुष्य ने धीरे धीरे रेखाओं के द्वारा मौखिक भाषा को अंकित करना सीखा। इसलिए भाषा के उच्चरित या मौखिक रूप को अंकित करने, उसको सुरक्षित करने, उसको सुरक्षित रूप में ढालने की जो प्रक्रिया है, विधि है,
उसे विद्यार्थियों लिपि कहा जाता है। इसको ऐसा समझिए, जो आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखा है वह भाषा में लिखा है, हिंदी में, और लिपि उसकी देवनागरी है। लिखने की जो प्रक्रिया है, विधि है, आपने लिपि लिखा, अब लौ में और पौ में कौन सी मात्राएं आएंगी, यह जानकारी आपको हिंदी लिपि और उसकी मानकता देगी। देवनागरी लिपि भारत की अनेक लिपियों में प्रमुख लिपि के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदी, जैसा कि आप जानते हैं, किसी एक भाषा का नाम नहीं है। हिंदी किसी एक बोली का नाम भी नहीं है। हिंदी एक व्यापक शब्द है। इसमें 5 उपभाषाएं और उन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं। जो आप घर में बोली बोलते हैं, जिसे आप कुमाऊं क्षेत्र में कुमाऊनी कहते हैं और अवध में अवधी कहते हैं, ब्रज में ब्रज कहते हैं, वह बोलियां हैं, लेकिन वह हिंदी से अलग नहीं है। ये हिंदी की ही बोलियां हैं। आप पाठ्यक्रम में रामचरितमानस पढ़ते हैं, जिसकी रचना अवधी में हुई, वह हिंदी मानी जाती है। हिंदी के विद्यार्थी, हिंदी के अध्यापक उसे पढ़ते हैं। तो कहना ये यहाँ पर कि हिंदी की सभी बोलियाँ, जितनी भी बोलियाँ हैं, आप विद्यार्थियों कौन कौन सी बोलियाँ हैं जिनका नाम मैंने अभी नहीं लिया है, उनका पता लगाइए और अपनी कॉपी में नोट करके देखिए। ये सभी देवनागरी में लिखी जाती हैं। फिर अंतर कैसे हो गया इनमें? कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों ही देवनागरी में लिखी जाती हैं, लेकिन 2 अलग अलग बोलियां हैं। इस पर भी हम बातचीत अगले व्याख्यान में करेंगे। मराठी, गुजराती और नेपाली भाषा की लिपि भी कौन सी है बताइए? देवनागरी है। आप क्या करेंगे? आप यह करेंगे कि क्रोम में नेपाली भाषा का कोई साक्ष्य लेने के लिए क्रोम में नेपाली भाषा व्याख्यान टाइप करके देखिए। जो उसमें लिखा हुआ है, लिखने का जो तरीका है वह देवनागरी का है। तो देवनागरी कौन कौन सी भाषा की लिपि है? समूची हिंदी की लिपि है, यानी हिंदी की बोलियों की लिपि है। केवल हिंदी की बोलियों की ही लिपि नहीं है, मराठी, गुजराती और नेपाली भाषा की लिपि भी यही है। संस्कृत साहित्य भी देवनागरी लिपि में मिलता है। देवनागरी को संक्षेप में, बोलचाल की भाषा में, चलन की भाषा में नागरी कहा जाता है। और इस देवनागरी या नागरी का जन्म या व्युत्पत्ति, या कहें कहाँ से ये निकली है, इसकी व्युत्पत्ति भारत की जो प्राचीन लिपि है ब्राह्मी मानी जाती है। ब्राह्मी से ही देवनागरी की उत्पत्ति मानी जाती है। यही ब्राह्मी लिपि भारतीय लिपियों का मूलाधार है। भारत में प्राचीन मौर्य काल में ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। 5वीं शताब्दी में गुप्त काल में गुप्त लिपि का विकास हुआ। गुप्त लिपि से 6ठी शताब्दी में कुटिल लिपि का प्रचलन हुआ। आप देवनागरी के अलावा कुछ अन्य लिपियों का नाम भी सुन रहे हैं। देवनागरी के अलावा अतिरिक्त कौन कौन सी लिपियों के नाम अभी तक आपने सुने? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, और अंग्रेज़ी जो भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है, आप पता लगाइए।
इसी लिपि में यानी कुटिल लिपि में 8वीं शताब्दी में प्राचीन नागरी लिपि विकसित हुई। तब से नागरी लिपि में निरंतर विकास होता रहा है। इस विकास के दौरान नागरी लिपि के अक्षरों के स्वरूप में परिवर्तन आया है तथा कुछ नए चिन्ह भी जुड़े हैं। जब नागरी लिपि का अस्तित्व हमें दिखाई पड़ता है, प्रारंभ में इस लिपि के वर्णों पर शिरोरेखा, आप देखते हैं हिंदी में जो हम अक्षर लिखते हैं, वर्ण लिखते हैं, उनके ऊपर एक रेखा, किस तरह से वो रेखा लिखनी है उसके भी नियम हैं। इन रेखाओं को शिरोरेखा कहा जाता है। जैसे अ के ऊपर आपने रेखा खींची, ध के ऊपर, भ के ऊपर। अब आप जानते हैं भ के ऊपर किस तरह से रेखा खींचनी है और म के ऊपर किस तरह से शिरोरेखा खींचनी है। इसके अपने नियम हैं, ढंग है, तरीका है। अ, ध, प आदि सब के सिर के ऊपर रेखाएं लगाई जाती हैं। कालांतर में नागरी लिपि में इन वर्णों के दोनों अंश मिलकर सिर की एक ही हल्की लकीर अर्थात शिरोरेखा बन गई। इस प्रकार नागरी लिपि में विकास होते होते 12वीं शताब्दी में आधुनिक नागरी लिपि का स्वरूप तय हुआ। 12वीं शताब्दी से आज तक नागरी लिपि के अधिकांश चिन्हों का एक ही रूप चलता आ रहा है। ये सोचिए कितने पुराने समय से, 12वीं शताब्दी से। लेकिन विकास के दौरान आवश्यकता के अनुसार उसमें नए लिपि चिन्हों का समावेश भी हुआ है। जैसे मनुष्य मिलता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो कुछ चीजें लेके आता है या कुछ चीजें दे के आता है। ऐसे ही जब मनुष्य समुदाय एक जगह से दूसरी जगह आया गया तो भाषा और लिपि में परिवर्तन हुआ। इसे विकास के तौर पर हम देख सकते हैं। सामाजिक और भाषिक विकास के दौरान नागरी लिपि पर फारसी लिपि का ज़्यादा प्रभाव पड़ा। फारसी लिपि में नुक्ते या बिंदु, आपने देखा होगा कि कई शब्दों के नीचे एक बिंदी लगी रहती है, वो फारसी का प्रभाव है। जैसे गज़ल, अखबार, रोज़, गौर, ये फारसी लिपि का प्रभाव है। फारसी उर्दू के शब्द हैं और इसमें नुक्ते का प्रयोग होता है। उसके प्रभाव से नागरी लिपि में भी नुक्ते या बिंदु का प्रभाव मिलता है। जब हमने हिंदी भाषा के अंतर्गत व्यंजनों पर बात की थी तो जाना था कि फारसी के प्रभाव से या कहें फारसी से कुछ ध्वनियाँ हिंदी में आ गई थीं। कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं? क, ख, ग, ज़, फ। ये देवनागरी या कहें हिंदी की जो ध्वनियाँ हैं क, ख, ग, ज और फ, इनसे अलग हैं। नागरी लिपि पर गुजराती लिपि का भी प्रभाव पड़ा। ध्यान रखना होगा, गुजराती लिपि में नागरी लिपि के समान शिरोरेखा नहीं है। कुछ नागरी लिपि के प्रयोक्ता आज भी या अपने विशेष ढंग के लिखने के कारण नागरी लिपि में भी शिरोरेखा नहीं लिखते हैं या उसका प्रयोग नहीं करते हैं। नागरी लिपि ने अंग्रेजी से भी प्रभाव ग्रहण किया है। जो
अंग्रेजी के प्रभाव के कारण ओ तथा आ से मिलती जुलती एक ध्वनि देवनागरी में शामिल कर ली गई। जैसे ओ कह सकते हैं, जैसे हिंदी का एक शब्द है हाल और अंग्रेजी का शब्द है हॉल। तो हाल और हॉल में फ़र्क कैसे बताया जाएगा? बोलने में, मौखिक भाषा में, उच्चरित भाषा में वो अंतर स्पष्ट है। जैसे कॉलेज और कॉलेज में किस तरह से आप जो है मानक शब्द का प्रयोग लिखित रूप में करेंगे, इसके लिए हॉल में अंग्रेजी के प्रभाव या अंग्रेजी शब्द को दिखाने के लिए एक बिंदी रहित, ये चंद्र बिंदु आप लगाते हैं, उसमें केवल वह निशान रहेगा, बिंदी नहीं रहेगी। तो उस चिन्ह का प्रयोग हम नागरी लिपि में करते हैं। जैसे ऑफिस में अंग्रेजी का प्रभाव माना जा सकता है। नागरी लिपि पर अंग्रेजी के विराम चिन्हों का भी प्रभाव पड़ा है। नागरी लिपि में पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई सीधी रेखा, आप जानते हैं कोई भी वाक्य समाप्त होता है तो एक खड़ी रेखा का प्रयोग हम करते हैं। आप करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते, जो हम करते हैं उस पर ध्यान भी देते चलना है। तो यही जीने का क्रम, वैज्ञानिक क्रम या वैज्ञानिक ढंग से जीना कहलाता है। जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे। आपको पता हो कि हम ऑक्सीजन का प्रयोग प्रतिपल कर रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि नागरी लिपि पर अंग्रेजी के विराम चिन्हों का प्रभाव भी पड़ा है। नागरी लिपि में पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब नागरी लिपि के प्रभाव स्वरूप आधुनिक मुद्रण तकनीक में सुविधा की दृष्टि से खड़ी पाई के स्थान पर अंग्रेजी बिंदु का प्रयोग चल पड़ा है। तो हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि किस तरह से दूसरी भाषाओं या लिपियों का प्रभाव देवनागरी लिपि पर पड़ा है। एक ध्वनिपरक लिपि और वर्तनी में जो वैज्ञानिकता होनी चाहिए वह हिंदी, देवनागरी लिपि और मानक वर्तनी में मिलती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं जिन पर हमें इस व्याख्यान के दौरान बात करनी है, हम इस प्रकार देख सकते हैं। देवनागरी की बुनियादी प्राथमिक जो विशेषता है वह यह है कि एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह का प्रयोग। देवनागरी लिपि में विभिन्न ध्वनियों और उनके लिए प्रयुक्त लिपि चिन्हों में सामंजस्य की स्थिति मिलती है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह निश्चित हैं। इसमें ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के लिए भी अलग अलग मात्रा चिन्ह हैं। इसलिए नागरी लिपि में वही लिखा जाता है जो बोला जाता है। किसी प्रकार के भ्रम की संभावना नहीं रहती, जबकि अंग्रेजी की रोमन लिपि में एक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए एक से अधिक लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब कोई व्यक्ति या कोई बच्चा अंग्रेजी सीखता है तो बहुत समय के बाद भी त्रुटियां उसकी लिपि की कमजोरियों के कारण कर जाता है। जैसे अ ध्वनि के लिए
अंग्रेजी में कई लिपि चिन्ह प्रयोग में आते हैं। ध्यान देंगे, मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं, उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अंग्रेजी का शब्द है कम, रन, फर्म, टर्म, फ्लड, डज। आप देखें कि कम में जो है औ का प्रयोग है, रन में औ का प्रयोग यू के द्वारा है, फर्म में आई के द्वारा है, टर्म में ई के द्वारा है, फ्लड में डबल ओ के द्वारा है, और डज में ओ ई के द्वारा औ को बताया गया है, व्यक्त किया गया है। इसी प्रकार कौ ध्वनि के लिए आप जानते हैं, आप बताइए अंग्रेजी की किन किन शब्दों में कौ ध्वनि का प्रयोग होता है और किस किस चिन्ह के द्वारा, अल्फाबेट के द्वारा उसे बताया जाता है। जैसे कौ ध्वनि के लिए मुख्य रूप से अंग्रेजी में सी, के, क्यू, सी के, सी एच आदि कई लिपि चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे कार में सी ए आर, आस्क में ए एस के, पहले में कौ के लिए सी का प्रयोग हुआ, आस्क में कौ का प्रयोग हुआ, और क्राइस्ट में सी एच का प्रयोग हुआ। जैसे केमिस्ट्री में सी एच का प्रयोग हुआ, कोर्ट में क्यू शब्द का प्रयोग हुआ। इस प्रकार रोमन लिपि में लिपि चिन्हों में विभिन्नता मिलती है, जबकि देवनागरी में ओ या कौ ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिन्ह है। अतः वर्तनी के मानक रूपों में एक रूपता बड़ी समस्या नहीं है। देवनागरी की दूसरी विशेषता एक लिपि चिन्ह के द्वारा ध्वनि का बोध। क्या है दूसरी विशेषता? एक लिपि चिन्ह के द्वारा एक ध्वनि का बोध। देवनागरी लिपि में प्रायः हर लिपि चिन्ह का एक निश्चित ध्वन्यात्मक मूल्य है। वह एक निश्चित ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि रोमन लिपि में एक यू लिपि चिन्ह अलग अलग कई प्रकार की ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे CUT कट में ओ, PUT पुट में ऊ का, रूल में बड़े ऊ का, यूनिटी में यू का, श्योर में यो का। इसी प्रकार सी लिपि चिन्ह स और क दोनों ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है। सेंटर में सौ का और कार में कौ का। और अगली विशेषता है कि देवनागरी लिपि की जो अगली विशेषता है वह है स्वर और व्यंजनों की क्रमपूर्ण व्यवस्था। देवनागरी लिपि में स्वरों की व्यवस्था में पहले ह्रस्व स्वर जैसे अ, फिर दीर्घ स्वर आ, फिर ह्रस्व स्वर इ, फिर दीर्घ स्वर ई, फिर ह्रस्व स्वर उ, फिर दीर्घ स्वर उ क्रम पूर्वक रखे गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखे जाते हैं, जबकि रोमन लिपि में स्वर और व्यंजन की कोई वैज्ञानिक क्रमबद्धता नहीं मिलती। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, हर भाषा की अपनी व्यवस्था होती है, विधान होता है। और अगर विधान की दृष्टि से देखें तो हिंदी में एक क्रमपूर्ण विधान
मालूम पड़ता है, दिखाई पड़ता है, ऐसा कह सकते हैं। हम यहाँ अंग्रेजी भाषा या रोमन लिपि की कमियों पर चर्चा नहीं कर रहे। अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि की अपनी खूबियाँ, अपनी विशेषताएं, अपना ढंग हो सकता है। हम अंग्रेजी और रोमन लिपि से हिंदी और देवनागरी की तुलना के आधार पर सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि हिंदी भाषा और उसकी देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजनों की तुलनात्मक रूप से एक क्रमपूर्ण व्यवस्था मालूम पड़ती है। अब आप देखिए क्रमपूर्ण व्यवस्था क्या है। हिंदी में, देवनागरी में पहले स्वर हैं, उसके बाद व्यंजन हैं, फिर स्वर में भी पहले ह्रस्व स्वर हैं, फिर दीर्घ स्वर हैं। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। अगली जो विशेषता कही जा सकती है वह है वर्णों का वर्गीकरण। हिंदी की लिपि में विभिन्न व्यंजनों के लिए प्रयुक्त लिपि चिन्हों का वर्गीकरण विभिन्न वर्गों में वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग। कैसे आप जब हिंदी व्यंजनों को पढ़ते और लिखते हैं, हमने आपको बताया कि क, ख, ग, घ, ङ, ये जो पहले 5 व्यंजन हैं इनका एक समूह बना दिया गया और क के आधार पर क को इस टीम का कैप्टन निर्धारित कर दिया गया। इसको क्या कहा जाता है? कवर्ग। आप देखिए, फिर इसी तरह चवर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, 5 जो व्यंजन हैं उनका एक समूह बनाया गया और उसका नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर चवर्ग रखा गया। इस तरह हिंदी में देवनागरी लिपि में जो वर्ण हैं उनका वर्गीकरण भी हमें दिखाई पड़ता है। क से म तक 25 व्यंजन हैं और इन 25 व्यंजनों को 5-5 व्यंजनों के 5 समूह में, वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं आप जानते हैं? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। हर वर्ग का एक निश्चित नासिक व्यंजन है जो उस वर्ग के अंत में आता है। देखिए कितने आश्चर्य की बात है। जैसे कवर्ग में ङ आया, चवर्ग में य आया, टवर्ग में ण आया, तवर्ग में न आया और पवर्ग में म आया। इनमें से प्रत्येक वर्ग में जो पहली ध्वनि है वह अल्प प्राण है। व्यंजन जब हम पढ़ रहे थे तो उसके अंतर्गत हमने 2 प्रकार के व्यंजन पढ़े, अल्प प्राण और महाप्राण। संकेत भर करूंगा यहां पर। प्राण का अर्थ होता है हवा। व्यंजन वाले अध्याय को याद कीजिए या कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखिए कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं और महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं। हाँ, तो मैं कह ये रहा था कि देवनागरी में वर्णों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण मिलता है क्योंकि चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन आपने उनको व्यवस्थित तरीके से रखा है कि नहीं रखा। जैसे चाय पत्ती और चीनी का प्रयोग हम चाय बनाने के लिए करते हैं, क्या एक ही डिब्बे में या एक ही बर्तन में हम दोनों को रख देते हैं? नहीं। इसी तरह देवनागरी में जितने भी वर्ण हैं उनको एक वैज्ञानिक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से उनको रखा गया है ताकि इस भाषा का स्वाद हम ले सकें, ताकि प्रयोगकर्ता को किसी तरह की उलझन न हो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अल्प प्राण और महाप्राण पर।
देवनागरी में जब हम व्यंजन का प्रयोग करते हैं तो पहले अल्पप्राण व्यंजन आता है, फिर उसके उपरांत महाप्राण व्यंजन का प्रयोग होता है। जैसे पवर को हम लेते हैं उदाहरण के रूप में, प अल्प प्राण ध्वनि है और फ महाप्राण ध्वनि है। इसी प्रकार हर वर्ग में पहले दो जो वर्ण हैं वो अघोष हैं और बाद में सघोष। ये अघोष और सघोष क्या हैं ये आप पता कीजिए, या व्यंजन वाला जो व्याख्यान है उसे आप सुनेंगे, वहाँ विस्तार से हमने इस पर टिप्पणी की है। उच्चारण के स्थान और प्रयत्न के आधार पर हर वर्ग में व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। इस प्रकार नागरी लिपि के सभी लिपि चिन्ह अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित प्रतीत होते हैं या रखे गए हैं। लेखन तथा उच्चारण में स्पष्टता। हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उसमें लेखन तथा उच्चारण में स्पष्टता दिखाई पड़ती है। प्रत्येक लिखित वर्ण उच्चरित भी होता है। जैसे मनोविज्ञान शब्द में हर वर्ण का उच्चारण होता है, लेकिन अंग्रेजी में मनोविज्ञान के लिए प्रयुक्त शब्द होता है साइकोलॉजी, जिसकी जो स्पेलिंग है वह कहाँ से प्रारंभ हो रही है? पी से। PSYCHOLOGY। विद्यार्थियों, एक शब्द आपने सुना है निमोनिया। आप उसकी अंग्रेजी में स्पेलिंग पता करें, जानें, तब आपको ये मालूम पड़ेगा कि हिंदी में हमने निमोनिया बोला तो न और छोटी की मात्रा से इस शब्द का प्रारंभ किया। क्या अंग्रेजी निमोनिया की जो स्पेलिंग है वह एन से प्रारंभ हो रही है कि नहीं? जरा पता लगाइए इसको। नॉलेज के आरंभ में के आता है और नॉलेज की जो स्पेलिंग है आप लिखिए। नॉलेज की स्पेलिंग KNOWLEDGE। KNOWLEDGE। के भी साइलेंट है और डी भी साइलेंट है, किंतु नागरी लिपि में ऐसे जो साइलेंट वर्ण हैं वो नहीं लिखे जाते। जो भाषा वैज्ञानिक हैं वह देवनागरी लिपि की विशेषता के रूप में सरलता का उल्लेख भी करते हैं। यूँ हम इसे एक विशेषता के तौर पर इस पर बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि हर भाषा प्रयोक्ता के लिए जिसे आदत सी पड़ गई है, जो सीख चुका है, एक समय के बाद वह लिपि सरल हो जाती है, वह बात सरल हो जाती है। हम बात ये करेंगे कि हिंदी की जो वर्णमाला है वह तुलनात्मक रूप से समृद्ध कही जा सकती है। तो यानी देवनागरी लिपि की अगली विशेषता समृद्ध और परिपूर्ण वर्णमाला कही जा सकती है। इसमें 52 वर्ण हैं जो विभिन्न ध्वनियों को व्यक्त करने में सक्षम हैं। कौन कौन से 52 वर्ण हैं आप जरा प्रयास करें, लिखें। वास्तव में देवनागरी लिपि में परंपरागत वर्णों के साथ साथ
नई ध्वनियों के लिए नए लिपि चिन्ह भी अपनाए जाते रहे हैं। इस दृष्टि से देवनागरी लिपि को अधिक समृद्ध और पूर्ण माना जा सकता है। अगली विशेषता देवनागरी की यह है ध्वन्यात्मक मूल्य। क्या है यह ध्वन्यात्मक मूल्य? ध्वन्यात्मकता की दृष्टि से भी नागरी लिपि रोमन तथा अन्य लिपियों की अपेक्षा अधिक विशिष्ट है। ध्वन्यात्मक मूल्य फोनेटिक वैल्यू के कारण ही नागरी लिपि में अनेक नए लिपि चिन्हों का समावेश हुआ है। ध्वन्यात्मक मूल्य के कारण ही इसका ध्वनि विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। इस प्रकार हिंदी की देवनागरी लिपि में अनेक विशेषताएं कही जा सकती हैं, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी हैं। ये कमियां साधारण लेखन में विलंब की दृष्टि से भी हैं और आधुनिक युग की मुद्रण प्रणालियों और उनकी यांत्रिक आवश्यकताओं की दृष्टि से भी कही जा सकती हैं। भाषा वैज्ञानिक